हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल मेरे दोस्त। तो भाई स्वागत है आप सबका एकदम नए नए प्यारे प्यारे शानदार से टॉपिक में, जिसका नाम है हमारे पास क्या है, समतल में गति से। जी हाँ, तो माइंड मैप की सीरीज बड़ी ही शानदार चल रही है, मजेदार चल रही है, लेकिन तुम लोगों के कमेंट थोड़े से कम आ रहे हैं। तो कृपया करके कमेंट करने में कंजूसी ना करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, लेक्चर देखने में अगर आपको मजा आ रहा है, तो भैया कमेंट करके जरूर जाएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो कृपया करके अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे के लेक्चर और भी आपके लिए अच्छा लेके आए। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं समतल में गति। ठीक है, माइंड मैप बताइए आपको कि एकदम शॉर्ट में, प्यार से, मोहब्बत से इस छोटे से चैप्टर को और भी छोटा, बहुत ही प्यार से सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ के हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास समतल में गति से चीज क्या है, हम बात समझते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, बोलो तो सरल रेखीय गति, जहां पे आपका जो कण होता है वो एक सरल रेखा पे गति कर रहा होता है। लेकिन जो समतल गति का मतलब क्या है कि एक तल में, एक प्लेन में, एक कागज के तल में मेरे पास क्या है, आपका कण गति करता है। तो ठीक है, अब जब हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2D मोशन भी इसको कहा जाता है, इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। ऐसा ठीक है, 2D मोशन भी इसको कहते हैं। से हिंदी में इसको कहते हैं द्विविमीय, द्विविमीय गति इसको कहते हैं, जहां पे मेरे पास क्या है, एक साथ दो विमाएं असंरेखीय रूप से चेंज होती हैं। मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं 2D मोशन। इन 2D को आप लोग कह सकते हो 1D प्लस 1D। 1D का मतलब मेरे पास क्या है, आपका एक्स दिशा और वाई दिशा का मोशन एक साथ, कि भाई एक्स में और वाई में दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन याद रखेंगे यहां पे इन दोनों का जो आपस में संबंध है वो वाई समानुपाती एक्स ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये x और y क्या है, तो ये x और y आपके कण के निर्देशांक है, तो आपके लिए y समानुपाती x ये वाली कहानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो वह सरल रेखीय गति का ही भाग होता है। ठीक है, आपके दोनों के दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे सिंगल पावर के रूप में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है सरल रेखीय गति को, जो कि ये नहीं है। हम बात करें मोशन इन 2D, एक समतल में गति की बात करते हैं। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब x और y में तोड़ लेंगे, तो सर अब जो आप पहले कहानी पढ़ चुके हो मोशन 1D में, वही सेम कहानी सर, स्थिति पता हो, वेग निकालना हो, तुरंत निकालना हो। हाँ सर, बस फर्क क्या है, अब चीजों को आप लोग एक साथ दो दिशाओं में देखते हो। सर जैसे कि मान लो अगर मुझे आपका x निर्देशांक पता है t के पदों में, तो आप उसका अवकलन करके x दिशा का वेग प्राप्त कर सकते हो। आपको x का दिशा का वेग पता हो, तो उसका अवकलन करके आप लोग x दिशा का तुरंत निकाल सकते हो। सेम टू सेम तरीके से भैया हमारे पास क्या है, y दिशा का निर्देशांक पता हो, तो उसका करो अवकलन, vy मिल जाएगा। इसका करो अवकलन, ay मिल जाएगा। तो y का मतलब क्या है, y दिशा, तो y निर्देशांक, y में वेग, ay में तुरंत। ठीक है, अगर मुझे a पता हो तो समाकलन करके आप लोग वेग में परिवर्तन निकाल सकते हो। वेग पता हो तो आप समाकलन करके विस्थापन निकाल सकते हो। सर विस्थापन कहां का, आपका x का, तो x मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, तो वही कहानी। तो हम जब कभी किसी भी कण की स्थिति दिखाएंगे मोशन इन 2D में, तो आपको दो निर्देशांक की आवश्यकता होता है, जिसमें एक मेरे पास आपका क्या होता है, x निर्देशांक, और एक मेरे पास क्या होता है, y निर्देशांक। हाँ सर, तो x और y दोनों निर्देशांक हमारे पास रहेंगे। सर जब भी लिखोगे एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोग कण की दूरी निकालें, दूरी सर कहां से, मूल बिंदु से। कैसे निकालते हो, एक्स निर्देशांक का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और ये अंडर रूट से। बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग कण की मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हो, क्योंकि जब डायग्राम बनाते हो तो ये कुछ ऐसा दिखने में आता है, आर वेक्टर। ठीक है, क्या लिखते हो, एक्स कोमा वाई, तो ये मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होता है वो इससे निकाल सकते हो। तो जी हाँ, सेम टू सेम तरीके से अगर आप क्या बात करें भाई वेग की, सर वेग क्या, एक तो आएगा x में, एक आएगा y में, तो आप जब उनको टोटल लिखोगे, कुल वेग लिखा जाएगा, तो कुल वेग की अवस्था में vx आई के प्लस vy जे के, vx आई के प्लस vy जे के। जी हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूंगी मुझे वेग का परिमाण बताओ, कैसे निकालोगे, x वाले भाग का स्क्वायर, y वाले भाग का स्क्वायर, और कर दूंगा अंडर रूट, तो ऐसे मुझे कुल वेग आपका मिल जाएगा। बेहतरीन, शानदार। सेम कहानी त्वरण का होगा, तो त्वरण का भी कुल मान मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर
प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा सर। जी हाँ, बेहतरीन बेहतरीन, शानदार, एक नंबर। ठीक सर, चला गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ओके सर, बात समझते हैं। नोट काम का पॉइंट कि भाई अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में गति की दिशा की बात करता है तो गति की दिशा का मतलब क्या है कि वेग आपका किस दिशा में, वेग आपका किस दिशा में है। तो जब कभी आप किसी वेक्टर को दर्शाते हो तो वी एक्स आई के, ये क्या है इधर, एक्स दिशा में परिमाण है, तो एक्स दिशा में परिमाण कितना, वी एक्स, वाई में कितना, वी वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है जो ये मिलता है। हाँ सर, हमें चाहिए इसकी दिशा। तो अगर आपसे कोण पूछा जाए एक्स के साथ, अगर आपसे x दिशा के साथ कोण पूछा जाए तो tan थीटा क्या होगा, y घटक बटा x घटक। अच्छा, मान लो यही कोण आपसे वो y दिशा से पूछ लेता तो कुछ नहीं, कोण अगर आपका y से पूछा जाए तो ऊपर आएगा x घटक, नीचे आएगा y घटक। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक सर, चलेगा सर। हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि सर अगर मेरे पास त्वरण नियत होता है, अगर मेरे पास त्वरण नियत होता है तो गतिकी की समीकरणें मेरे पास लग जाती है। हाँ सर, तो उसके हिसाब से क्या है, अगर x दिशा का त्वरण नियत होता है तो x दिशा में आप लोग गतिकी की समीकरणें लगा सकते हो, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर, ये सारे के सारी चीजें कौन सी, x दिशा वाली है। सेम तरह से अगर y दिशा में मेरे पास क्या है, आपका त्वरण नियत है, तो y में भी गतिकी की समीकरणें लगाई जा सकती हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन सर। जी हाँ, ठीक है। तो ऐसे अगर बात बने तो सब वही कहानी, कुल विस्थापन जब भी लिखोगे आपका x का विस्थापन, y का विस्थापन सडल है ना, आपका वेग, त्वरण, सब कुछ आपका इसमें लिखा जा सकता है, जिसमें हमें कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनसे बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा के दूंगा। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समतल में गति का सबसे पहला केस और सबसे पहला काम अपने पास जो आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। भैया अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति, अंग्रेजी में भैया इसको कहा जाता है प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। ये इतनी कॉमन है कि आपने डेली लाइफ में इसको बहुत बार देखा कि सर जब कभी किसी भी वस्तु को आप लोग किसी कोण पर फेंकते हो तो क्या होता है, वो इस रास्ते को फॉलो करता है। ये कब होता है, ये तब मेरे पास होता है जब कभी आपका वेग और त्वरण के मध्य कोण 0 और 90 के अलावा, जब v वेक्टर व a वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री व 90 डिग्री के अलावा हो, इनके अलावा कोई भी कोण ले आओ, आपका कण जो गति करता है सब कौन सा होता है, प्रक्षेप्य गति होता है। अच्छा सर, प्रक्षेप्य गति तो उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन पथ किस तरह का होता है, बस सरल रेखीय होता है, परवलयाकार होता है, अति परवलयाकार होता है, वृत्तीय होता है, दीर्घवृत्त होता है, घातीय फलन से किस तरह का फलन मेरे पास होता है। याद रखेंगे भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में ही आपका परवलयाकार पथ होता है, परवलयाकार पथ हमारे पास होता है। कैसे होता है बताऊंगा बाद में, ठीक है, परवलयाकार पथ होता है। ठीक सर, चलेगा। अब हमने कहा भैया मोशन इन 2D का मतलब है 1D प्लस 1D, मतलब आप पूरी की पूरी गति को दो टुकड़ों में तोड़ के देखते हो, x और y में। अच्छा तो देखो डायग्राम में एक सिंपल सी कहानी आपको दिखाया गया है कि सर हमने किसी कण को किसी कोण थीटा में फेंका। अब हम सभी लोग जानते हैं भैया कि आपकी धरती हर एक वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। अब ये नीचे का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो वर्टिकल मतलब y दिशा में ग्रेविटी होता है नीचे, सबका वेग u है। हाँ सर, आप इसका घटक करते हो, एक घटक करोगे x में, तो u का x घटक मेरे पास होता है u cos थीटा, और इसका होता है y घटक u y sin थीटा। हाँ सर, तो वैसे क्या है, बस दो घटक आएंगे। तो अगर इन चीजों को एक साथ लिखा जाए तो x दिशा का वेग u cos थीटा, y दिशा का वेग कितना, u sin थीटा। सर x में कोई बल नहीं होता है तो मेरे पास क्या है, x में त्वरण कितना, 0 होता है। तो सेम तरीके से y में है हमारे पास क्या, ग्रेविटी, जो लगता है नीचे की ओर। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे सर, क्योंकि x दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हम जानते हैं कि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब क्योंकि आप जी रहे हो,
एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो हमने कहा है कि भाई जहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है वहां पे आपका वेग नियत रहता है, मतलब पूरी की पूरी गति के दौरान आपका एक्स का वेग हर जगह पर सेम चलता है, इसमें कोई बदलाव मेरे पास नहीं आता है। जितना पहले था उतना मेरे पास बाद में रहता है, इसमें A to Z कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे कहीं पर भी देखो। ठीक सर। लेकिन बात करें सर वाई दिशा में, सर वाई का वेग कहां है, ऊपर है, ग्रेविटी कहां है, नीचे है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है, मतलब होगा मंदन। तो मंदन की वजह से क्या होता है, आपकी रफ्तार वाई दिशा में धीरे धीरे कम 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 आखिर में कितना 0 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका वाई का वेग लगातार कम हो रहा है और यहां पे आपका क्या है, वाई दिशा का जो वेग है वो कितना मेरे पास 0 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना रफ्तार है, 0 नहीं है भाई, ux के बराबर है। बात कर भैया, मैं उच्चतम बिंदु पर आपका वेग 0 नहीं होता दोस्त, वेग का y घटक 0 होता है। टोटल वेग तो ux के बराबर मेरे पास आया कितना, u cos थीटा। हमारी जनता इसमें बड़ी कंफ्यूज रहती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम बिंदु पर आपका जो वेग है वो 0 नहीं होता है, वेग का सिर्फ एक घटक y वाला 0 होता है, लेकिन x वाला सदा के लिए सेम होता है, सदा के लिए सेम रहता है दोस्त। ठीक है सर, समझिएगा। हाँ सर, आगे बात करता हूं सर, ठीक है। मेरे पास क्या है, x की रफ्तार है, y की रफ्तार है, x का त्वरण 0 है, y में कितना ग्रेविटी है, तो पहले रफ्तार कम होता होते कितना 0 होता है, फिर वो वापस गिरता है नीचे, तो धीरे धीरे आपकी रफ्तार नीचे की ओर फिर से बढ़ना शुरू होता है और जिस रफ्तार से गया था वही रफ्तार वो वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिस रफ्तार से गया था वापस वही रफ्तार वो प्राप्त कर लेता है। अच्छा सर, चलेगा। अब इस पूरी गति के दौरान जाकर आने का समय t होता है, इस t को भैया हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। t को कहते हैं भैया क्या, उड्डयन काल, जिसको डायरेक्टली याद रखने का है। फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन कितना g, u का मान रखेगा कितना 2u sin थीटा अपॉन g, ऐसा का ऐसे रटना है इसको। ठीक सर। आपकी अधिकतम परास, क्षैतिज परास की भैया जहां से फेंका, जहां टकराया, उनके बीच में क्षैतिज तल पे कितना दूरी है, x में कितना दूरी है, ऐसे है ना, लेटी हुई दूरी से। ठीक है, तो वो r का फॉर्मूला कितना होता है 2ux uy बटा g। ux uy का मान रखो, सॉल्व करो तो कितना आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g, या फिर x दिशा का चाल इंटू उड्डयन काल t। ठीक है, सेम टू सेम तरीके से बात करें सर, r का अधिकतम मान कितना हो सकता है, जब साइन का मान कितना 1 हो जाए, तो r का अधिकतम मान कितना u स्क्वायर बटा g। कम मिलता है जब थीटा होता है 45 डिग्री। सेम टू सेम तरीके से अधिकतम प्राप्त ऊंचाई, उसका फॉर्मूला u y स्क्वायर अपॉन 2g, uy का मान रखोगे कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। इसका अधिकतम मान कितना, जब साइन का वैल्यू 1 होगा, तो h का अधिकतम संभव मान कितना u स्क्वायर बाय 2g, कब, जब थीटा होता है 90 डिग्री। ये बातें याद रखनी है, थ्योरेटिकल भी काम आती है और न्यूमेरिकल में भी काम अपने को काफी इनका पड़ जाता है। क्लियर दोस्त, चलेगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ो, आगे देख मेरे लाल। देखो तो भैया, अब मान लो आपसे पूछे कि किसी टाइम t पर मेरे पास वेग कितना हुआ, रुको। ये क्या है, ये आपको दिखाता है किसी समय पर वेग, किसी समय पर वेग। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि सर x दिशा का वेग तो नियत है, चाहे कहीं पर भी लो, हर जगह पर क्या है, x का वेग तो सेम रहेगा, तो x वाला u cos थीटा तो ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन बात करें सर y दिशा में ग्रेविटी है, वो लगातार रफ्तार को पहले कम करता है, 0 करता है, फिर बढ़ाता है। याद करो, a का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन, तो t सेकंड में कितना चेंज होगा सर gt का। अब क्योंकि मंदन है तो आप उसको घटा दोगे, या फिर आप लोग ऐसे देख लो, y दिशा में vy uy प्लस at। हाँ सर, देखो मेरे पास y दिशा का वेग किसी भी टाइम पर कितना मेरे पास आएगा, y में रफ्तार u sin थीटा, ग्रेविटी है a का वैल्यू माइनस में, ये होगा t, तो ये y दिशा की रफ्तार जो मैंने वहां रखा है, मेरे पास क्या है y दिशा का रफ्तार किसी भी टाइम t पर। तो ऐसे आप किसी भी टाइम t पर मिलने वाला कुल वेग निकाल सकते हो। अब सर ठीक है, ये तो मुद्दे की बात हुई। अब आपके प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ी हुई खास छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें जिन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 सर, अगर
दो कणों को, दो समान कणों को, बोला दो समान कणों को समान वेग के साथ अलग अलग कोण पे फेंका जाए। क्या बोला भैया? समान कोण के साथ, समान कोण के साथ फेंका जा रहा है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, यू मेरे पास क्या सेम है, यू सेम के साथ आपने कणों को फेंका अलग अलग कोण पे, इस प्रकार फेंका कि उनके कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है। उनके कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है। तो ऐसी अवस्था में दोनों के द्वारा प्राप्त आपकी जो परास होती है वो सेम आती है। क्या बोल रहे हैं? R1 बराबर R2 दो अलग अलग कोणों को, दो अलग अलग प्रक्षेप के लिए यदि θ1 प्लस θ2, थीटा मेरे पास क्या है, थीटा को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, ठीक है, थीटा को हम लोग कहते हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण कोण को कहते हैं। ठीक है, तो दो कणों को समान वेग के साथ अलग अलग कोण में फेंका और इस प्रकार फेंका कि उनके कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, उनका परास मेरे पास सेम आएगा। अब उसके कुछ कॉमन एग्जांपल जो आपको अपने बुक में या नीट में देखने को मिल सकता है। 15, 75 दोनों को जोड़ में कितना आएगा सर, 90 आएगा। 30 और 60 दोनों को जोड़ में कितना मेरे पास आएगा, 90 आएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ो कितना मेरे पास आएगा, 90 आएगा। इनको भी जोड़ो से कितना मेरे पास, 90 ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल एग्जांपल, जब आप इनको इन कोण पे फेंकते हो तो इनकी परास मेरे पास सेम आता है। और अगर बात करें भैया अलग अलग हमने कोण पे फेंका तो अलग अलग मुझे ऊंचाई प्राप्त होगा। मान लो अगर मैं इसका डायग्राम कहीं यहां पर आपको दिखाना चाहूँ, यहां करता हूं, ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, आपने दो अलग अलग कोण पे इनको फेंका, ठीक है, दिखाता हूं दोस्त, दिखाता हूं, देखो ये कितना है u, ये भी कितना है u, ये कोण कितना मेरे पास है θ1, ये कितना θ2, दोनों के लिए क्षैतिज परास मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। कोई बस क्या है, आपका परास दोनों के लिए सेम आएगा। हाँ सर, अब रही बात ऊंचाई की, इसके लिए h1 बनेगा, h1, रुक जाओ, लगता जगह बहुत छोटी लगी ना, कोई नहीं, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, ये आपकी अधिकतम ऊंचाई इस केस में कितना, h1 है, इस केस में कितना मेरे पास h2 है। तो अधिकतम प्राप्त ऊंचाइयों का संबंध परास के साथ r बराबर 4√h1h2। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, गारंटी के साथ, कंफर्म है, चलेगा। हाँ सर, बात करें सेम तरीके से कि समान अधिकतम ऊंचाइयां कब प्राप्त हो सकती हैं, सर ये आपको तब प्राप्त हो सकता है जब आपका y दिशा का वेग आपका सेम हो, uy सेम हो। जब uy मेरे पास सेम होता है तो उनका t आपका उड्डयन काल भी क्या होता है, सेम आता है। मतलब कि आपने कणों को क्षैतिज से किसी कोण पे फेंका और इस प्रकार फेंका कि सभी के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अधिकतम ऊंचाई है, हो सकता है कि कोई कण यहां गया हो, कोई कण यहां गया हो, कोई कण मेरे पास यहां पर भी गया हो, तो सभी के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई मेरे पास क्या है, सेम है। देख, इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, तो बस सबके लिए एक चीज कॉमन मेरे पास क्या आएगा कि y दिशा का वेग मेरे पास सेम टू सेम चलेगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक सर, और सभी के लिए उड्डयन काल मेरे पास क्या होगा, सेम टू सेम निकलेगा, चलेगा सर, दौड़ेगा 1 नंबर। चल ठीक है, अब प्रक्षेप्य पथ का समीकरण से ये क्या होता है कि हम जिस पथ पे जा रहे हैं उसका समीकरण मेरे पास कैसा होता है। मेरे पास क्या है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण आपको याद रखना, ये वाला सर, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सर x और y क्या है, कण के निर्देशांक किसी भी टाइम पर कि x में कितना आगे है, y में कितना ऊपर है। थीटा मेरे पास आपका होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण होता है, और r आपका होता है क्षैतिज परास। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, x की अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसमें से कितना, 1 है। अगर ध्यान दोगे तो y समानुपाती x स्क्वायर है, जो कि आपके पैराबोला को दर्शाता है। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोला को दर्शाता है, बोलो तो परवलयाकार उसका पथ होता है। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, दौड़ेगा दौड़ेगा 1 नंबर। अब मान लो कि आपके पास कभी कभार एक ऐसा अटपटा सवाल होता है जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाया था। क्या बोलते हैं कि मान लो आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो किसी समान ऊंचाई से 2 बार गुजरा, किसी समान ऊंचाई से 2 बार गुजरा। मान लो जाते वक्त वो कितना t1 समय पर गुजरा और आते वक्त t2 समय पर गुजरा।
तो इन कंडीशन में हम लोग टोटल उड्डयन काल ले सकते हैं T1 प्लस T2 से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल T1 प्लस T2 से क्या है, T1 जाते समय उस बिंदु से निकलने का समय, T2 आते समय उस बिंदु से निकलने का समय। सटीक है, तो दोनों को जोड़ के आप लोग उड्डयन काल निकाल सकते हो और उड्डयन काल का फॉर्मूला 2u/g मेरे पास होता है। और वो जो ऊंचाई जहां से वो गुजरा था वो 1/2g T1 T2 से आप लोग निकाल पाओगे। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर, शानदार। चल मान ले अगर मैं अपने प्रोजेक्टाइल को धरातल से ना फेंक कर किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, किसी चोटी से फेंक रहा हूं, ठीक है। अब पहाड़ से फेंकने के भाई 3 तरीके, एक ऊपर फेंक दो, एक नीचे फेंक दे, एक एकदम सामने फेंक दे। तो 3 तरह की इसमें केस मेरे पास बन सकते हैं। हालांकि अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा फेवरेट है ये वाला। ये क्या है भैया, सबसे ज्यादा फेवरेट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आने का चांस है यहां से तो वो इसी से सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि आसान है और कम टाइम में खत्म हो जाता है। फिर भी देख लो भैया पास कि देखो तीनों टाइप की चीजों में सबसे पहला काम जो आप हर बार करना चाहोगे वो क्या है, समय निकालना। कि भैया जमीन पे पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, और समय निकालने के लिए आप हर बार y दिशा में ही समीकरण लगाओ। सर क्यों? क्योंकि y में आपको लगभग सारी बातें पता होती है। जैसे कि सर बिल्डिंग की ऊंचाई के कितना नीचे गिरूंगा, बिल्डिंग की ऊंचाई के साथ चाहे मैं इस रास्ते से गिरूं, चाहे मैं इस रास्ते पे गिरूं, चाहे मैं इस रास्ते से गिरूं, तीनों ही अवस्थाओं में हम लोग कहां गिरेंगे भैया, जमीन पे ही गिरेंगे। हाँ जी सर, तो देखिए मेरे पास तीनों ही कंडीशन में प्रारंभिक अवस्था ये है, अंतिम स्थिति ये है, तो आप वर्टिकली इतना नीचे आओ, y दिशा का विस्थापन h के बराबर है। हाँ सर, नीचे क्यों है ना, y का विस्थापन नीचे की ओर माइनस का h। जी हाँ, सेम तरह से कि सर यहां पर भी प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ग्राउंड पर है, तो आप ऊर्ध्वाधर कितना, इतना ही नीचे आए हो। सर जी हाँ, सेम कहानी, माइनस में माइनस h। सेम तरह से सर इसमें भी आपकी प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, तो इसमें भी आप लोग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही गिरे हो। तो वे तीनों के लिए क्या है, y दिशा का विस्थापन सेम होता है, और तीनों के लिए और कुछ नहीं तो ग्रेविटी तो सेम है ही ना भाई। हर बार तीनों के लिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। हाँ सर, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपका होता है त्वरण वो लगता है नीचे की ओर। तो देख तीनों के लिए मुझे क्या है, टाइम निकालना चाहता हूं, तो समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दे। अगर मैं इसके वेग का करता हूं घटक, ठीक है भैया, वेग का घटक, तो जहां होता है थीटा वहां पे कॉस वाला घटक u cos थीटा, तो y वाला ऊपर आएगा सर, जी हाँ है ना, uy। सर सेम कहानी, u का घटक थीटा के साथ ux कितना, u cos थीटा बनेगा। इसका y दिशा में घटक कितना, uy बराबर कितना, u sin थीटा बनेगा। तो पहले से ही x में है, तो आपका जो u है वो ux बन जाएगा, y में कुछ आएगा ही नहीं, तो y में कितना, 0। सर ठीक है, तो भी आपने लिखा ux u cos थीटा आगे, u sin थीटा ऊपर, u cos थीटा आगे, u sin थीटा नीचे, uy है ही नहीं। बहुत बढ़िया, यहां बात करते सर s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s कितना, माइनस h रखूंगा, u sin थीटा ऊपर की ओर तो प्लस में आ गया, टाइम का टाइम हाफ g, a का कितना g माइनस जी टी स्क्वायर, सेम कहानी वहां डाल दे। बस फर्क क्या है, u y आपका नीचे की ओर, तो यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है। आप इनको सॉल्व करके क्या टाइम निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में डेटा मिलेगा, वो रख के निकालना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मिल गया, सेम कहानी आप लोग यहां करोगे। जब उसी समीकरण में वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो टाइम मेरे पास कितना, √2h/g। और याद कर किसी वस्तु को छोड़ा, हाँ सर y दिशा में चाल 0 है, तो h गहराई, गिरने का समय, क्या यही लिखवाया था क्या? अरे हाँ सर, मोशन इन 1D है ना, गुरुत्व के अधीन गति, वहां पढ़ाया था ये। हाँ सर वही फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम मिल गया, तो अगला सवाल आपका इससे होगा कि बिल्डिंग से या पहाड़ से कितना दूर जाके टकराएगा, बिल्डिंग से कितना दूर जाके टकराएगा, बिल्डिंग से कितना दूर जाके टकराएगा r, ठीक है। तो x दिशा में, तो x दिशा में सिंपल सा काम कि भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना आएगा, चाल इंटू समय कर डालूंगा। तो सभी के लिए ux इंटू टी और ux इंटू टी यहां पे निकाल सकते हैं, चलेगा सर, बेस्ट है, अरे परफेक्ट है भाई, एकदम शानदार, ठीक है सर। अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, क्वेश्चन आने का चांस यहीं से सबसे ज्यादा है, तो इसको देख लो आराम से।
सिंपल सी कहानी क्या कहते हैं मेरे पास कि सर आपका टोटल वेग कब, जब ये यहां पर टकरा रहा होगा, टकराते समय वेग कितना, देखो x का तो सेम रहता है क्योंकि x में कोई भी त्वरण मेरे पास नहीं है, तो x का वेग आपका हर जगह सेम टू सेम ही मेरे पास रहेगा, तो x का वेग तो सेम। अब रही बात y दिशा में, सर y में पहले कितना 0 था, अब ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी 1 सेकेंड में आपका वेग g बढ़ाएगी, 2 में 2g, 3 में 3g, 4 में 4g, 10 में 10g, t में tg, तो मेरे पास tg बढ़ गया y दिशा का, तो x का वेग है, y का है। अगर मुझसे पूछे कि टकराते समय कोण कितना होगा, हमने लिखवाया भाई y का वेग बटा x का वेग, तो यहां पर डाल देना, कितना आएगा gt बटे u, खत्म, निकाल लेंगे। हाँ सर बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बेहतरीन। अब बात करें किसकी, सापेक्ष वेग। तो सापेक्ष वेग का मतलब क्या है, देखो जिन लोगों ने अपनी क्लास पढ़ी उनको पता है कि भाई सापेक्ष वेग का मतलब है जेठालाल की कहानी, जानते ना जेठालाल, हाँ सर जेठालाल बस में बैठता है बबीता जी के साथ में, उसको बबीता जी रुकी हुई दिखाई देती थी, और जो आपके अय्यर बाबू हैं उनको बबीता जी चलती हुई दिखाई देती थी। हाँ हाँ हाँ, याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में ना, देखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जाकर देख ले मेरे लाल, समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कहानी से समझिए कि सापेक्ष गति में क्या होता है। अब जो आपका प्रेक्षक है, जो आपका ऑब्जर्व करने वाला इंसान है, वो चीजों को देख रहा है, कहां से कहां से कहां से, बच्चे जरा 1 मिनट, हाँ चाहिए चल रहा है, ठीक है। तो क्या, अब जो प्रेक्षक है, अभी तक हमने जितने पार्ट देखे सर उसमें क्या आपका जो ऑब्जर्वर था, जो प्रेक्षक था, वो रुका हुआ था, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर देखने वाला ही खुद चलना शुरू कर दे, किसी रफ्तार से, किसी त्वरण से, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सवालों को आसान करने का ज्यादा अच्छा तरीका होता है सापेक्ष गति से उसको सोल्व करना। अब ये इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है कि मान लो सापेक्ष गति का सबसे पहला भाग सापेक्ष स्थिति के भैया एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्थिति, एक के सापेक्ष दूसरे का स्थिति। फॉर सिंपल एग्जांपल के मान ले मेरे पास ऐसे कोई डायग्राम है, एक्स और वाई अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, एक कण मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 2 है, इसका स्थिति r1 वेक्टर, इसका स्थिति r2 वेक्टर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्थिति 1 के सापेक्ष, तो मतलब 1 पर बैठकर आप लोग 2 को देखोगे ऐसे, इसको बोलते हैं 2 का स्थिति 1 के सापेक्ष, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे r12 का मतलब क्या है, 1 का पोजीशन या स्थिति 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो जो लिखा होता है आगे उसका स्थिति और इसके सापेक्ष, 2 का स्थिति 1 के सापेक्ष, तो इसको लिखते कैसे हैं, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो जो आगे है वो आगे, जो पीछे वो पीछे, सेम कहानी इनका हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, अगर मैं r21 लिखा है तो r12 क्या बनेगा कि 2 पर बैठकर 1 को देख लो, ये r12 बन जाएगा। अगर आप लोग देख पाओगे सर दोनों सदिश लंबाई में समान हैं, दिशाएं उल्टी हैं, हम जानते हैं ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान दिशा उल्टा हो वो एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश बनते हैं सर, ठीक चलेगा। अच्छा, अगर आपको स्थिति पता है तो सेम तरीके से आपको वेग मिल जाएगा, सापेक्ष वेग, एक का वेग दो के सापेक्ष, दो का वेग एक के सापेक्ष, फॉर्मूला जैसा इसका बिल्कुल वैसा मेरे पास आता है। सापेक्ष त्वरण सेम टू सेम कहानी भैया, जैसे उसका फॉर्मूला वैसे इसका फॉर्मूला, सर ठीक है। अब सर इनसे फर्क क्या पड़ता है, अरे वही फॉर्मूले आप लोग लगा सकते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो। सर कौन से बताता हूं अभी, देख समान दिशा में वेग, अगर दो कण एक ही दिशा में चलते हैं तो उनका सापेक्ष वेग उनको घटा के निकाल सकते हो, v1 माइनस v2 का परिमाण। अगर मेरे पास कण विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनका सापेक्ष वेग उनको जोड़ के निकाल सकते हो, सर ठीक है। अब सर फर्क क्या पड़ा, देखो इसका फायदा यह है, मेरे पास क्या है सुनो, अगर मेरे पास क्या है सापेक्ष त्वरण 0 है तो डायरेक्टली सापेक्ष वेग बराबर सापेक्ष दूरी, है ना, सापेक्ष दूरी या सापेक्ष विस्थापन बटा समय, डायरेक्टली इसको लगा सकते हो। अरे वाह सर, मैं तो बल्कि कहता हूं कि मान ले अगर मेरे पास सापेक्ष त्वरण का मान नियत आता है तो ऐसे कंडीशन में तो गतिकी की समीकरण भी लगा सकता है सर, बहुत बढ़िया, गतिकी की समीकरण भी लगाई जा सकती हैं क्या सर, परफेक्टली लगा सकता हूं। देख मेरे पास ऐसे चल जाएगा, हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, ऐसे आप लोग गति की समीकरण लगा सकते हो। भाई साहब ऐसी चाल ले रहा है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही मेरे को। तो लगता है मैं ज्यादा हॉट हो गया हूँ आजकल, है ना, देखो ये बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बढ़िया है। चल भाई आगे बात करते हैं, आगे कहानी सुनेंगे बहुत प्यार से, बहुत आराम से। देखो अब देखो, तो ये तो मोटी मोटी बात हुई, इनसे सवाल हालांकि आने के चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आपको मैं अगले क्लास में एक दो क्वेश्चन पे करवा दूंगा ताकि आप लोग समझ जाओ कि हाँ कैसा क्वेश्चन इन पे बन सकता है। ठीक है, बात समझते हैं। अब मेरे पास क्या है, दो कणों के मिलने का समय। सर याद करो, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में करवा रखे। सर कौन सा क्वेश्चन? तो वो वाले जहां पे मेरे पास क्या होता है, दो तीन कण होते हैं, मान लो त्रिभुज के किनारे पे रखे हुए, हाँ, या फिर मेरे पास क्या है, आपके वर्ग के किनारों पर रखे गए हैं, हाँ सर, या षटकोण हो सकता है, या मेरे पास पंचभुज हो सकता है। सर सारे कण याद करो, यहाँ पे कण था, यहाँ पे कण था, यहाँ पे कण था, ये जा रहा है उसकी तरफ, ये जा रहा है इसकी तरफ, ये जा रहा है इसकी तरफ, तो क्या है, सब के सब घूमते फिरते यहाँ पे सेंटर में आके मिल रहे थे। हाँ सर आपने बताया था सबका वेग समान था, भुजा की लंबाई a था। यस 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 यस, सेम क्वेश्चन आपने इसको ही बताया था, याद करो। हाँ सर, तो अगर मेरे पास मान लो n कण है, n अगर मेरे पास कण है और वो सारे ऐसे एक दूसरे के पास चलते हुए सेंटर पे आके मिलते हैं, तो भी हमने ये बता रखा है। देखो हाँ से बता रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टेस्ट तरीका मेरे पास क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, d अपॉन वी 1 प्लस कोस थीटा। सर थीटा क्या है? थीटा मेरे पास होता है पाई माइनस 2 पाई बटा एन। सर एन क्या है? कणों की संख्या। एन क्या है? कणों की संख्या। कणों की संख्या। तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन खुद से घर पे ट्राई कर सकते हो, वरना क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा उसमें देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो आप इसको उसमें देख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला से चल जाएगा सर, दौड़ेगा एक नंबर। ठीक है, चलेगा। अब मोशन, रिलेटिव मोशन का 2D वाला पार्ट, जहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछता है मेजरली, एक तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम होता है, रेन मेन प्रॉब्लम होता है, ये दो मेजर पार्ट होते हैं। अब इनमें भी क्या है, बहुत ज्यादा वेरायटी है नहीं, कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखना होता है। समझते हैं। एक लिखा है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम का मतलब होता है नदी प्रवाह के साथ, है ना, सॉरी अपस्ट्रीम मतलब प्रवाह के विरोध में, प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह के साथ। हम कह रहे हैं कि हम पानी में नदी के अंदर तैर रहे हैं, है ना, एक बार प्रवाह के विरुद्ध, एक बार प्रवाह के साथ। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं प्रवाह के विरुद्ध जाऊंगा तो नदी मेरे को रोकेगा, तो मेरा वेग VMR, आदमी का खुद का वेग, माइनस नदी उसको रोक रहा है तो माइनस कर दिया VR, कुछ दूरी डी तय किया, समय T1 में चलेगा। अगर समान दूरी में प्रवाह के साथ साथ जाता तो नदी मेरा साथ देता, तो मेरे वेग में साथ दे दिया नदी ने, समान दूरी D, समय कुछ और लेगा T2। मान लो पानी का प्रवाह होता ही नहीं, पानी चलता ही नहीं, स्विमिंग पूल है भैया, तालाब है, पानी बह नहीं रहा है, अगर पानी नहीं बहता है तो सिर्फ मेरी अकेले की रफ्तार होगी, VMR समान दूरी D बटा T। तो अगर मैं इनमें संबंध निकालना चाहूं कि भैया बिना पानी के प्रवाह के, पानी के विरोध में, पानी के साथ में, इनके समय अपने को पता हो, तो इनमें संबंध ये होता है 2 बटा T बराबर 1 बटा T1 प्लस 1 बटा T2। उम्मीद है ये बात सभी को एकदम एकदम क्लियर रहा होगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? अरे बोलो मेरे लाला, क्या इसमें हमें किसी तरह की कोई भी समस्या है क्या? हाँ, आप चाहो तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो। देखो कर दो क्या इसको ऐड? देखो अगर मान लो सिर्फ पानी आपको बहा के ले जाए, सिर्फ पानी बहा के ले जाए VR के साथ, समान दूरी D, टाइम कितना T4 मान लो, ठीक है, तो इसको भी इनसे संबंध बैठा सकते हो। देखो 2 बटा T4 मेरे पास आएगा, ये आएगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, ऐसे इसको निकाल सकते हो। आई होप ये सारी बातें आप सभी लोगों को एकदम एकदम क्लियर रहा होगा। ठीक है बॉस, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलेगा? ओके ओके ओके, चलो भाई, और कुछ पॉइंट बाकी इसमें? नहीं, सारा हो गया इस पेज का, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर नदी को प्रवाह के लंबवत पार करना, कि मान लो नदी बह रहा है आगे की ओर और मुझे ठीक इसके सामने वाले बिंदु पे जाना है, तो उसके लिए क्या, तो सर आप प्रवाह से पीछे की ओर कहीं जाते हो रफ्तार VMR के साथ, कोण कितना? थीटा। तो ये जो कोण थीटा है ये कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला VR बटा VMR होता है। ओके सर, सर समय इसको पार करने का, अगर मैं VMR का यहां पे घटक करूं, कितना मेरे पास आएगा? VMR साइन थीटा आएगा, तो y दिशा का वेग। ओके सर, तो भाई चाल बराबर
दूरी कितना d है, समय कितना t है, तो t को ले जाओ वहां पे, VMR यहां पे, तो समय मेरे पास मिल गया उसको पार करने का। ठीक सर, समय मिल गया। अब इसमें एक स्पेशल सा लोचा करने वाला सवाल आता है सर, वो कौन सा होता है? वो होता है कि जब नदी का प्रवाह का रफ्तार ज्यादा हो हमारे तैरने की रफ्तार से, तो ऐसी अवस्था में आप लोग कभी भी सामने वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हो, संभव ही नहीं, क्योंकि भैया नदी का प्रवाह ज्यादा है, वो आपको आगे ही लेके जाएगा कंफर्म है कि भैया नदी का प्रवाह बहुत पावरफुल है, वो आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में दिमाग में ये बात क्लियर रखे कि इस कंडीशन में सामने वाले बिंदु पर, सामने वाले बिंदु पर, बिंदु P पर नहीं जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है। लेकिन हां, जहां जा सकते हैं उसमें भी सबसे छोटा रास्ता वो इस कोण में मिलेगा सर। कैसे? बस याद कर लो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा, तो VMR हो गया छोटा, VR हो गया नीचे, तो जो सबसे छोटा रास्ता बन सकता है उनमें भी वो उस रास्ते के लिए कोण देगा। ठीक है, चलेगा, बाकी इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, गारंटी। ठीक सर, अगर सर मुझे नदी को प्रवाह के लिए ना आपको न्यूनतम समय में नदी को पार करना हो, अगर न्यूनतम समय मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो आप हमेशा 90 डिग्री कोण पे प्रवाह करना चालू करो। मेरे पास क्या है? नदी का प्रवाह है, तो प्रवाह के साथ 90 डिग्री कोण पे तैरना शुरू कर दो, मतलब यहां पे ऐसे 90 डिग्री कोण पर तैरना शुरू कर दो VMR। तो इस अवस्था में आपको सबसे कम टाइम लगेगा, लेकिन आपका प्रवाह भी साथ में, तो आपको वो बीच में कहीं लेके जाएगा, तो प्रवाह के साथ साथ कितना बह गए हैं x, उसको बोलते हैं अपवहन। तो भैया नदी पार करने का समय सर दूरी बटा 4, सर पार कौन करवा रहा है? VMR, तो दूरी d बटा VMR, और प्रवाह के साथ साथ आगे कौन लेके गया? VR, तो VR इंटू टाइम हमने कर दिया। ठीक है, सिंपल सा हिसाब ये अपन ने पढ़ रखा है। ये समीकरण आपकी y दिशा में लगाया गया और ये समीकरण आपकी x दिशा में लगाया गया है। ठीक है, हालांकि इनमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आपका आ गया अगला भाग इरा रेन मेन प्रॉब्लम, रेन मेन प्रॉब्लम भैया बारिश वाले सवाल। अब देखो बारिश वाले सवाल हालांकि एग्जाम में आए हुए जमाने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बोलता हूं कि जहां पर आप जाते हो आपको बाकी चीजें पीछे जाती हुई फील होती, जहां पर भी आप लोग दौड़ते हो आपको चीजें पीछे की ओर जाती हुई महसूस होता है। जैसे कि ये देखो, पहला कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछता है एग्जाम में कि मान लो बारिश आपकी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है वास्तव में, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। अब ऐसी अवस्था में अगर मैं आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दूं तो मुझे बाकी चीजें पीछे जाती हुई महसूस होता है, तो मुझे भी क्या है, ये जो बारिश है पीछे की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। मतलब ऐसे घुमा दो बारिश को, ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो मुझे वो यहां महसूस होगा। तो ये जो रेन का स्पीड जो मैन को महसूस हुआ, अच्छा रेन का स्पीड जो मैन को, बारिश जो आदमी को महसूस हो रहा है, असल में नहीं है, असल में तो VR है, लेकिन वो महसूस हुआ है कि पीछे घूम गया है। तो वास्तव में बारिश नीचे, हम दौड़े आगे की ओर, मुझे पीछे घूमती हुई महसूस हो गया। ओके सर, बन गया। सवाल नंबर 2 कि सर बारिश वास्तव में तिरछा गिर रहा है ऐसे, बारिश वास्तव में तिरछा ऐसे गिर रहा है। अब ऐसे में सर मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया तो मुझे बारिश फिर से पीछे की ओर घूमता हुआ महसूस हुआ, और मैं इतना तेज चला कि मुझे वो बारिश अब ऊर्ध्वाधर महसूस हो रहा है। तो तीनों को मिला के अगर डायग्राम बनाओगे तो ये बनेगा। अच्छा सर, अब सर इन डायग्राम से क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हें सब पता है। देख, समकोण त्रिभुज बनता है, हाँ सर, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, आप चाहो तो आपसे कोण थीटा निकाल सकता है सर, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, तो पता है थीटा के सामने क्या बनता है? लंब बनता है, यहां बनता है आधार, और सबसे बड़ा वाला क्या बनता है? कर्ण। तो साइन कोस टेन कुछ भी लगा सकते हो, सही है। यहां बात करें इसके लिए भी समकोण त्रिभुज है, तो मेरे पास क्या है? आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें भी वही, थीटा के सामने क्या है बाबू? ये है लंब है, ये मेरे पास आपका आधार बनेगा और ये मेरे पास कर्ण बनेगा। तो भाई इनके लिए भी साइन कोस टेन लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार, सब बेहतरीन। अच्छा
और अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2D का सिंपल एग्जांपल है, समतल में गति का सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसके लिए भैया एक चीज याद रखना कि इसके लिए किसी भी टाइम पर जो कण की स्थिति होता है ना, स्थिति आपको जनरली इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है, ए cos थीटा आई कैप और ए sin थीटा जे कैप, है ना। साइन यहां आ सकता है, कोस वहां आ सकता है, इससे ज्यादा चेंजेस में नहीं होगा। तो अगर आपको कभी दिखे कि कण की स्थिति पोजीशन वेक्टर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, पोजीशन वेक्टर अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो ऐसी अवस्था में कंफर्म है, ऐसी अवस्था में कंफर्म है कि सर ये आपके सर्कुलर मोशन को ही दिखाता है, वृत्तीय गति को ही दर्शाता है। तो बिना देखे वृत्तीय गति के फॉर्मूले उसमें चेप देना, ठीक है, चलेगा। हाँ सर। अब जैसे हम लोगों ने नॉर्मल गति पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा, स्थिति, फिर हमने पढ़ा वेग, फिर हमने पढ़ा त्वरण। हाँ सर, तो वही कहानी यहां पर है। तो हम जब कभी किसी कण को वृत्त में चलता हुआ देखते हैं, तो जैसे हमने आपका सरल रेखीय गति पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें काम करते हो। तो सबसे पहले एक आता आपका निर्देशांक ज्यामिति ना, आप एक निर्देशांक लेते हो किसी कण की स्थिति को दिखाने के लिए, आप लोग वहां पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु का इस्तेमाल करते थे। हाँ सर, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे गोल गोल घूमती वस्तु की, गोल गोल घूमते हुए वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए सबसे पहले एक होता है आपका रेफरेंस लाइन, एक्स अक्ष। जितने भी कोण हैं यहीं से नापे जाएंगे। ओके सर। अब अगर कण आपका घूमना शुरू करता है तो आपका इस दिशा में, तो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में लिया गया कोण धनात्मक लेते हैं, तो भैया इस दिशा में थीटा होगा धनात्मक, और क्लॉकवाइज में आप लोग कोणीय स्थिति को नेगेटिव लेते हो। ठीक सर। तो अब रेफरेंस पॉइंट इस आपकी एक्स अक्ष से कण आपका किस कोण पर है, वो होता है उसका कोणीय स्थिति, कि यहां से किस कोण पर है, वो होता है कोणीय स्थिति। अब सर कोणीय स्थिति कहो या कोण कह लो, है तो कोण ही ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण बराबर ये चाप की लंबाई s, त्रिज्या होगा मेरे पास r, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आपका आज भी लगता है। कोण को किसमें मापते हैं, डिग्री और रेडियन में। हालांकि यहाँ पे डिग्री में बात हम लोग नहीं करेंगे, सारी बातें किसमें, रेडियन में ही की जाती है। अच्छा सर, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है वेग, वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन बटा समय, यही कहते हो वेग। हाँ सर, तो सेम तरह से कोणीय वेग जिसको आप लोग लिखते हुए किससे, ओमेगा से, तो कोणीय, अरे नीचे आएगा, सॉरी, कोणीय वेग कितना, ओमेगा। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन बटा समय। सर है तो कोण, कोण किसमें आएगा, रेडियन में, समय किसमें आएगा, सेकंड में, तो कोणीय वेग का यूनिट कितना, रेडियन बटा सेकंड होता है। अच्छा, अब सर जिस तरह से हमने औसत वेग और तात्क्षणिक वेग पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे औसत कोणीय वेग बताओ, औसत कोणीय वेग बताओ, जी हाँ, जरा देखो, एक मिनट को बे, पंखा बड़ा ही तेज चल रहा है, अब ठंडी लग रही है। ठीक है, बात समझते हैं। तो कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग, ओमेगा एवरेज कितना, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी के कुल कितना कोणीय विस्थापन है बटा कितना समय ले गया। सेम तरह से अगर मैं आपसे कहूं इंस्टेंटेनियस भैया, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक तात्क्षणिक कोणीय वेग, बच्चे लोग जरा एक मिनट कहेंगे, वेट वेट, अरे ये तो कंपनी वाले हैं बाबा, हटाओ इनको नालायकों को, वेट करो, है ना। ठीक है, तात्क्षणिक कोणीय वेग सब बिल्कुल वैसे जैसे वहां पढ़ा था, सर कितना, v बराबर डी एस बटा डी टी, सेम तरीके से यहाँ पे कितना, डी थीटा बटा डी टी। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं साथ में आप लिख रहा हूं कि वहां पे पढ़ते थे वी एवरेज क्या था, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, वहां पढ़ा अपन ने v इंस्टेंटेनियस ds बटा dt। हाँ सर, अब यहां पे भैया कोण की बात करते तो एक नया फॉर्मूला और बनता सर, कब, अगर मेरे पास क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, कोणीय वेग क्या है, कांस्टेंट है, तो जैसे वहां पे पढ़ते थे चाल बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर विस्थापन बटा समय, सेम तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पे कब, जब मेरे पास ओमेगा नियत होता है, जैसे कि घड़ी के चलने वाले कांटे, हाँ सर सबका ओमेगा सेम होता है, कांस्टेंट, समय के साथ चेंज नहीं होता है,
सेकंड वाला काटेगा फिक्स है, घंटे वाले काटेगा फिक्स है, मिनट वाले काटेगा फिक्स है। तो भैया उनके लिए 2π/t से। टी क्या होता है? टी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, कि एक पूर्ण चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है, आवर्तकाल। ठीक सर। एफ क्या होता है भैया? एफ होता है आवर्तकाल का उल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्ती। ठीक सर। आवर्तकाल को मापा जाता है भाई किसमें? सेकंड में, और इसको मापते हैं हर्ट्ज, 1/सेकंड। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर। अब ओमेगा के लिए कुछ और भी यूनिट का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक नाम मेरे पास क्या है? आरपीएम। आरपीएम को हम लोग बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट इनको कहते हैं। तो हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं चक्रण प्रति मिनट, है ना? चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट, के प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो ये भी क्या सर? ओमेगा का ही यूनिट होता है, ओमेगा का यूनिट होता है, लेकिन हमें काम लेने से किसमें? रेडियन पर सेकंड में। तो अगर आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में आना हो तो 2π/60 से गुणा करना होता है। ठीक है, चलेगा। सेम तरीके से आरपीएस, आरपीएस का मतलब था रोटेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे होते हैं। तो भैया कितना मेरे पास है? रोटेशन, रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, तो रोटेशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना तो 2π से गुणा हमें करना होता है। चलेगा, दौड़ेगा सर, एक नंबर। शानदार शानदार शानदार। चलो ठीक है, बात करते हैं कोणीय त्वरण। तो जैसे वहां पे होता था त्वरण, तो क्या था? त्वरण को हम लोग कहते थे वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन का दर बोले तो हमारे पास कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय कोणीय त्वरण बन जाएगा। और ये वहां से तो कोणीय वेग में परिवर्तन का दर कोणीय त्वरण मेरे पास बन जाता है। अब जैसे वहां पे औसत और तात्क्षणिक मान, बिल्कुल वैसे यहां पर अल्फा एवरेज, अल्फा इंस्टेंटेनियस, औसत कोणीय त्वरण, ये मेरे पास तात्क्षणिक होगा, चाहो तो लिख लो। ये मेरे पास क्या है बाबू? औसत मान, औसत कोणीय त्वरण। एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। क्या बोलते हैं हमारे पास? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। अब देखो, तो कुल मिला के मेरे पास क्या है? कण आपका चक्कर काट रहा है, कण आपका चक्कर काट रहा है, एक वृत्तीय पथ पे चल रहा है। अब वृत्तीय पथ पे चल रहा है तो भैया हमारे पास क्या है? जो चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया चलते समय उसकी रफ्तार क्या है, रफ्तार को भी आप लोग बोलते हो चाल। तो भैया एक होता है उसका चाल। अब क्योंकि जिस रास्ते पे चलते हो, जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, अगर मैं वहां पे उसका वेग दिखाऊं, समझिएगा, किसी भी वक्रीय पथ पे अगर आप लोग चलते हो और वहां पे उसका वेग दिखाना चाहते हो, तो वेग दिखाओगे हमेशा स्पर्श रेखा पे। तो अगर मुझे यहां निकालना है तो यहां पे खींचूंगा स्पर्श रेखा, यहां पे जो रफ्तार होगा उसको बोलते हैं वीटी। तो वीटी बोलता हूं, वीटी बोलते हैं स्पर्श रेखीय वेग, इसको कहते हैं स्पर्श रेखीय वेग, इसको कहते हैं कि भैया जो आप जिस रफ्तार से चल रहे हो, स्पर्श रेखीय वेग इसको कहते हैं। तो ठीक है, चलेगा। अच्छा सर, अब स्पर्श रेखीय वेग ये तो चलने वाला कि भाई कितने समय में कितनी दूरी आप लोग चल लोगे, चाल है, चाल। अगर इसी चीज को मैं कोण के रूप में दिखाऊं, आप लोग वृत्तीय गति की बात करो तो भैया गोल गोल घूमने की जो रफ्तार है वो होता है ओमेगा। एक होता है चलने की रफ्तार, एक घूमने की रफ्तार। अच्छा, चलने की रफ्तार तो है वीटी और घूमने का रफ्तार होता है ओमेगा, कोणीय वेग। तो अगर चलने की रफ्तार और घूमने की रफ्तार में आपस में संबंध बताएं तो वो होता है v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो vt बराबर ओमेगा इंटू आर क्या है? इनके बीच का संबंध होगा। सटीक है सर। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मेरे पास वेग में जब बदलाव होता है तो मेरे पास क्या आता है? त्वरण आता है। तो आपके स्पर्श रेखीय वेग में परिवर्तन जो होता है वो दिखाते हैं त्वरण से। एटी से क्या है आपका? स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब आप सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग देखोगे तो v और at फिलहाल दोनों समान दिशा में, अगर समान दिशा में होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वेग के परिमाण को ही चेंज कर सकता है, रफ्तार या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। सर अगर समान दिशा में तो बढ़ाएगा, उल्टा होगा तो घटा देगा, मंदन कर देगा। ठीक सर, तो हम लोग बोलते हैं at को आपका स्पर्श रेखीय त्वरण लिख दिया है। और अल्फा क्या है? सर अल्फा आपका वही कोणीय त्वरण, आर क्या है? त्रिज्या। ये संबंध भैया याद रखने, ये संबंध अपने को याद रखने का है। ठीक है, चलेगा। अब सर जैसे मेरे पास आपका
वहां के फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहां पर कि सर स्थिति पता है, वेग निकालना है, त्वरण निकालना है, कर दे अवकलन अवकलन। हाँ सर, थीटा पता है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी। ओके सर, ओमेगा पता है, अल्फा निकालना है, कर दे फिर से अवकलन डी ओमेगा बाय डी टी टी, है ना सर। अल्फा पता है, ओमेगा निकालना है, कर दे समाकलन, इसको यहां फेंको तो डी ओमेगा का समाकलन डेल्टा ओमेगा अल्फा डी टी का समाकलन। बहुत बढ़िया। कोणीय वेग में परिवर्तन सर सेम टू सेम, ओमेगा पता है, थीटा निकालना है, सेम काम आपका कोणीय विस्तार बन जाएगा सर। बहुत सही। तो अच्छा, एक फॉर्मूला जरा मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया, याद करते हैं कि सर मान लो यार, अरे यार जगह नहीं है, मैं डालता हूं, देखो याद करो सर, अगर मेरे को ओमेगा दिया होता था थीटा स्थिति के पदों में, तो अल्फा क्या बनेगा, ओमेगा डी ओमेगा बटा डी थीटा। से ये कब बताया, अरे याद कर लाला, v दे रखा है स्थिति के पदों में। हाँ सर, तो a का फॉर्मूला v dv बटा ds बनता था। यस, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर भी है। शानदार सर, मजा आ गया, एक नंबर। चल ठीक है, तो ओमेगा का एवरेज याद करो, मैंने वहां बताया था, अगर आपको दे रखा है थीटा तो आपका ओमेगा होता है विस्थापन बटा समय, तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटा समय डेल्टा टी, है ना। अगर आपको ओमेगा का समीकरण दे के पूछता है तो ओमेगा देकर अगर आपसे औसत मान पूछे, औसत मान होता है कोणीय विस्थापन बटा समय, तो ओमेगा से पहले निकालोगे कोणीय विस्थापन, जो कि ये होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो कोणीय विस्थापन। तो अगर ध्यान दो भैया, फॉर्मूले वही सेम टू सेम है। एक बार को हो सकता है कि शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर आप दोनों चीजों को एक साथ देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम चीजें नजर आएगी। ठीक है, आपके मोशन इन 1D के शॉर्ट नोट्स, ये अपना माइंड मैप है, और इसके नोट्स देख लेना, सेम टू सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, चलेगा। तो सेम तरह से अल्फा निकालना हो, सेम पैटर्न पे मेरे पास ये वाली चीज है। देखो मेरे पास अगर दे रखा है ओमेगा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मिल गया। अगर आपको अल्फा देकर अल्फा एवरेज पूछता है, तो अल्फा एवरेज कितना, डेल्टा ओमेगा, कैसे निकालूं, तो अल्फा से डेल्टा ओमेगा निकालने के लिए समाकलन करते हैं, तब जाके मुझे मिलता है। हाँ सर, तो मैंने वो डाल दिया, शानदार, चलेगा, एक नंबर। अच्छा, अगर मेरे पास क्या है, त्वरण का वैल्यू नियत हो, कोणीय त्वरण अगर मेरे पास नियत है, तो गतिकी की समीकरण है। तो यहां पे ये ओमेगा नोट क्या है, ओमेगा नोट का मतलब है आपका प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग। सर ओमेगा मेरे पास क्या है, ओमेगा है मेरे पास अंतिम कोणीय वेग, क्या मेरे पास ये अंतिम कोणीय वेग। सर शानदार, मजा आ गया। सर मेरे पास अल्फा कोणीय त्वरण, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, लिख दे भाई यहाँ पे, थीटा मेरे पास क्या है, कोणीय विस्थापन। तो जैसे हमारे पास आपकी गतिकी की समीकरणें थी, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी वही समीकरणें सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हैं, काफी कुछ सेम है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे कि हमने जब पढ़ा था आपकी सरल रेखीय गति, सर वहां पे एक ही तरह का त्वरण था जो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा था, या तो रफ्तार बढ़ रही थी या रफ्तार मेरे पास घट रही थी। लेकिन जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो दो चीजें चेंज होती हैं। सर क्या, एक परिमाण और एक दिशा। तो वेग के परिमाण को बदलने के लिए एक त्वरण और दिशा को बदलने के लिए दूसरा त्वरण। तो बात समझेंगे कि सर मेरे पास क्या है, दो तरह के होंगे त्वरण। एक होगा स्पर्श रेखीय, जो कि आपके वेग के परिमाण को बदलता है। तो ये कब होता है, ये वो पार्ट है जो वेग के समांतर, त्वरण का घटक जो वेग के समांतर होता है। ठीक है, वेग के समांतर होता है, जो समांतर होता है वही परिमाण को बदलता है। अच्छा, तो सर फिर मेरे पास एक घटक वो भी होगा जो दिशा को बदलेगा, बिल्कुल सही बात है, वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। कई जगह पे इनको हम लोग बोलते हैं अभिलंब त्वरण भी इनको कहा जाता है। अभिलंब मतलब जो लंबवत होते हैं। अच्छा, तो अभिलंब त्वरण भी इनको कह सकते हो। अभिलंब क्यों, क्योंकि ये वेग के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो याद करता हूं एक बार, त्वरण का घटक जो वेग के लंबवत है, जो वेग के लंबवत है। तो भैया दो तरह के त्वरण अपने पास है,
जी हाँ, तो वेग के लंबवत होगा, इसको बोलते हैं ए अभिकेंद्रीय, ए सेंट्रीपिटल इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलता है सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ऐसे कितना वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर या वी इंटू ओमेगा, ये इसके फॉर्मूले। तो मेरे पास क्या है, ए टी डीवी बाय डी टी या एल्फा इंटू आर होता है, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत काम का पॉइंट, आगे इसका नाम बहुत बार सुनोगे। ठीक है, इन बातों को याद रखने का है सर। जी हाँ, अब इसके आधार पे सर्कुलर मोशन अपन लोग मेजरली दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है एक समान वृत्तीय गति, सर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहता हूं एक बार, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्यों डाउट रहता है कि भैया सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता है। एक्सेलरेशन मोशन में, अब आपके सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में और कुछ हो ना हो, दिशा हमेशा बदलता है। सर कहीं से देख ले भैया, मेरे पास ये कण चलेगा इस रास्ते पे, तो अगर मैं कहूं कि भाई यहां पे वे किस दिशा में, इस दिशा में, यहां पे कहां, इस दिशा में, यहां पे कहां, स्पर्श रेखा यहां पे कहां, इस दिशा में। देखो, तो और कुछ नहीं, तो सर्कुलर मोशन में वेग की दिशा तो बदलता ही बदलता है, और दिशा बदलने के लिए कौन आता है मेरे पास, सेंट्रीपिटल आता है, तो भाई तुरंत तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा, अब एक समान वृत्तीय गति में किसको कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति उसको कहते हैं जिसमें आपका स्पर्श रेखीय वेग नियत रहता है। अगर स्पर्श रेखीय वेग नियत होगा तो ओमेगा भी मेरे पास क्या, कांस्टेंट। ऐसा क्या है, देखो हमने लिखा था Vt बराबर ओमेगा इंटू आर। अब त्रिज्या तो बदलने से रहा, Vt अगर सेम हो गया तो तुम्हें भी सेम होना पड़ेगा, तो Vt अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब वेग के परिमाण को कौन बदलता था, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब तुम तो कांस्टेंट हो गए तो त्वरण जीरो, तुम भी कांस्टेंट तो तुम्हारा भी त्वरण कितना, जीरो आता है। तो आपका कोणीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों के दोनों आपके एक समान वृत्तीय गति में कितना, जीरो आता है। ठीक सर, तो बचा खाली एक त्वरण, तो कुल त्वरण जो मेरे पास होता है वो सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय के बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। चला क्या? हाँ सर, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, परफेक्टली डन। चल ठीक है, बात करते हैं सर, इस गति में वेग का परिमाण नहीं बदलता है लेकिन दिशा बदलता है, इसलिए आपका एसी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपका एसी तो रहेगा ही रहेगा, दिशा क्योंकि चेंज हो रहा है, परिमाण नहीं बदला, इसलिए मेरे पास आपका एटी जीरो। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब क्योंकि चाल नियत है, चाल में कोई बदलाव नहीं, लेकिन दिशा बदला है तो वेग कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक सर, अब अगर चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा तो एक अदिश राशि हाफ mv स्क्वायर, जो हमेशा मेरे पास क्या है, सेम टू सेम रहेगा। ओके सर, लेकिन त्वरण, सर त्वरण मेरे पास बदलेगा। सर क्यों? क्योंकि हमने कहा है आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा केंद्र की ओर आएगा, ऐसे ऑलवेज। तो सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए हमेशा कम से भी कम इसकी जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है। तो सर्कुलर वृत्तीय पथ पे चलने के लिए हमेशा केंद्र की ओर एक त्वरण की हमें आवश्यकता होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, अभिकेंद्री त्वरण हम लोग कहते हैं। सर ठीक है, तो मेरे पास क्या है, त्वरण मेरे पास कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, उसका परिमाण जरूर नियत है। तो क्या बोल रहा हूं, त्वरण का परिमाण नियत होता है सर, यस, उसकी वैल्यू सेम है, वी स्क्वायर बटा आर वैल्यू 100% सेम है, लेकिन दिशा चेंज हुआ है, वेग बदला तो संवेग बदला, क्योंकि ये भी तो एक सदिश राशि है बाबू, तो दिशा तो इसका भी चेंज होगा। सर ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, चेंज होता है। तो ये चीजें सेम रहती है, ये अनचेंज रहती है, कुल त्वरण इसी के बराबर आएगा, वी स्क्वायर बटे आर आएगा, वेग नहीं बदलता है, सॉरी वेग का परिमाण नहीं बदलता है, दिशा मेरे पास चेंज होता है। ये इसकी कुछ खास बात है। अच्छा सर, अगर मेरे पास क्या है, असमान वृत्तीय गति, सर असमान में ये सेम थे, कांस्टेंट थे, असमान में नहीं रहेंगे, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वीटी कांस्टेंट नहीं है। अब तुम कांस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारे वाले एक्सेलरेशन भी आ जाएंगे। सर ठीक है, ओमेगा को चेंज करने के लिए अल्फा भी आएगा, वीटी को चेंज करने के लिए एटी भी आएगा। सर ठीक है, तो ऐसी अवस्था में वेग का परिमाण कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसको चेंज करने के लिए एटी आएगा, आपका डीवी बटा dt इसका फॉर्मूला होता है, या अल्फा इंटू आर होता है। वेग की दिशा भी चेंज होता है, वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए आपका अभिकेंद्रीय त्वरण मेरे पास आएगा ए नॉर्मल वी स्क्वायर बटे आर ओमेगा स्क्वायर आर या वी इंटू ओमेगा। अब क्या है, दोनों के दोनों त्वरण क्या होते हैं, आपस में होते हैं लंबवत। ए
सी और एटी दोनों आपस में लंबवत होते हैं, तो कुल त्वरण हमेशा इनके रिजल्टेंट से ही निकलता है। ये होता है आपका टोटल त्वरण। ठीक है, तो यहां पे आपका सर्कुलर मोशन की भी कहानियां होती है खत्म। तो सारी मोटी मोटी बात हमने यहाँ पे आपको समझा दी है। उम्मीद है इसमें हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन ने चैप्टर का सारा सार इसमें डाल दिया है। बाकी क्वेश्चन की वैरायटी में अच्छी खासी बन जाती है, तो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको यहाँ पे सिर्फ मेन बातें जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड होती है वो आपको समझाया है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम सब कुछ एकदम आपको याद आ गया होगा। तो 1 घंटे के अंदर कितना टाइम हुआ? 1 घंटा हुआ ना? हाँ, 1 घंटा, डॉट 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटे के अंदर अपन ने पूरा का पूरा टॉपिक मस्त तरीके से समराइज करके शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब आपका काम क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, लेक्चर को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो जरूर ही करना है। ठीक है, बाकी काम करो ना करो, कमेंट जरूर करो, ताकि तुम्हारा मार साहब खुश रहे। मार साहब खुश रहेगा तो तुम्हें और भी अच्छा कंटेंट लाकर तुम्हें देगा। बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय, लव यू।